नमस्कार दोस्तों एक आखिरी लड़ाई तो लड़ना ही होगा और ये लड़ाई इस भारत देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया को लेकर के होगा और इस चुनावी प्रक्रिया के दायरे में ईवीएम मशीन को लेकर के होगा। यानी ये कहे कि चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका, जो रवैया अभी तक रही है, उस रवैये के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस अंदाज में ईवीएम को मान्यता दे डाली, उससे हट करके क्या यह एक आखिरी लड़ाई सच में भारत की राजनीति में अब नजर आने वाली है आपको? आखिर कांग्रेस पार्टी के भीतर यह सवाल धीरे धीरे बड़ा हो चला है कि आप मुद्दे कोई भी उठा लीजिए, लेकिन उस मुद्दे के आश्रय अगर आपको देश के वोटर जिस नेता को वोट देता है, अगर वही वोट उस नेता तक नहीं पहुंच पाता है, उसके अपने नुमाइंदे के पास, तो फिर ऐसे में कौन सी लड़ाई, किस मुद्दे के आश्रय कैसे लड़ी जा रही है, इस बात का मतलब होगा क्या? आखिर महाराष्ट्र के 92 सीट यानी 92 सीट ऐसे होते हैं जहां पर जितने सारे वोट पड़े उतने सारे वोट अलग अलग बूथों को जोड़ने के बाद भी उतने वोट पुरते ही नहीं हैं। यानी जो वोट आखिरी में दिखाया गया वो लाखों की संख्या में वोट ज्यादा थे। यानी यह कहे कि इन 92 विधानसभा सीटों के दायरे में विपक्ष के नेताओं के हिस्से में मात्र 6 सीटें आई, बाकी पूरी की पूरी सीटें महायुति के पास चली गई। यानी एक ऐसी परिस्थिति जिसके भीतर बहुत बड़ी संख्या में क्या ईवीएम मशीन के जरिए गड़बड़ी की जाती है। और ध्यान दीजिएगा तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर भी 22 सीटों को लेकर के कुछ ऐसा ही सवाल उठ रहा था। तो फिर सवाल पहली बार उठने लगा है कि जो वोटरों की काउंटिंग जो चुनाव आयोग खुद ही करता है, इलेक्शन कमीशन खुद ही करता है, और जो वोट की काउंटिंग चुनाव परिणामों के समय होती है, उसके भीतर बहुत बड़ा अंतर क्यों देखी जाती है। और जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर इस तरह की चीजें नजर आती है, वहां पर सत्ता पक्ष की जीत या फिर सत्ता के साथ जो गठबंधन साथी हैं, जो छत्रक हैं, जो पॉलिटिकल नेता गठबंधन में हैं, उन्हीं को जीत क्यों मिलती है। ये महाराष्ट्र के भीतर 92 सीटों के ऊपर करीब करीब 150 बूथों के ऊपर जो अंतर, वोटों का अंतर खुलेआम खुले तौर पर जो नजर आ रहा है, वो काफी हैरान करने वाला है। और ये डाटा, ये आंकड़ा, ये वोट साफ तौर पर यह बताता है कि सियासी तौर पर यह किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर इससे पहले कभी भी ऐसा संभव होता नहीं था। आखिर कई सारे सवाल मौजूदा वक्त में एक साथ निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या सच में कांग्रेस पार्टी इस चीज के लिए तैयार हो गई है, इस लड़ाई के लिए तैयार हो गई है? क्योंकि कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय सवाल था कि जो साख सियासी तौर पर इस भारत देश के भीतर लगातार राहुल गांधी की बनती चली गई, उसमें सेंध इलेक्शन कमीशन ने लगा दिया, चुनाव परिणामों ने लगाया, न कि इस देश के किसी राजनेता ने लगाया। भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक जमीन इतनी उखड़ती चली गई कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने खड़ी थी। इसके बावजूद भी सियासी जीत आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों जीत मिल गई? और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब इस देश के भीतर जातीय जनगणना का सवाल उठाया और उसके बाद हाशिए पर पड़े तबकों को लेकर के मुख्य धारा में लाने का जिक्र कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने किया, तो महाराष्ट्र के 92 सीट यानी 92 सीटों में से 54 ऐसी सीटें होती है जहां पर इनकी संख्या होती है, इनकी तादाद यानी एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन इसके बावजूद भी इन 54 में से 52 सीट यानी 52 सीटों पर, 54 में से 52 सीटों पर महायुति को मिलती है। अघाड़ी कहीं नजर आती नहीं है। आखिर यह संदेश क्या है? दरअसल यह संदेश पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार पढ़ा और सवाल यही निकल करके सामने फिर से आने लगा, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम जो छत्रक हैं वो साथ खड़े होंगे? कांग्रेस के भीतर ये सवाल मौजूदा वक्त में धीरे धीरे बड़ा होने लगा है कि भारत देश के भीतर इस बात को लेकर के एक आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस पार्टी को, इसको आंदोलन की शक्ल देनी होगी। यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के कम से कम सहमति तो है। मुद्दा अगर बड़ा हो तो यह देश एकजुट हो जाता है। अगर आप अतीत के पन्नों को, उन पन्नों को भी अगर पलटिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस दौर में मंडल कमीशन था उस दौर में कमंडल और अयोध्या की राजनीति को, अयोध्या की सियासत को कैसे साधा गया और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम घटक जो संगठन थे वो अलग अलग बिखरे हुए थे, लेकिन सभी एक साथ आकर के एक मंच पे खड़े हो गए, सब मिल गए, सब एकजुट हो गए। यही परिस्थिति उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में गुजरात के भीतर जब चुनाव हुए और गुजरात में जब वहां पर दंगे हुए थे, उसके बाद की सियासत को, उसके बाद की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रयोगशाला के तौर पे अगर आप देखें तो वही चीज सामने निकल करके आती है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अनुकूल होती है। इस सियासत का बहुत बड़ा पार्ट एक उत्तर प्रदेश के चुनाव के भीतर 2017 के विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी इस बात को पढ़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन
ये सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर के इस दौर में बहुत बड़ा हो गया है कि कौन सा मुद्दा होगा जो इस देश को एक लाइन में पिरो दे, एक ही धागे में पिरो दे। अगर ये संदेश जिले दर जिले, प्रखंड दर प्रखंड, गांव दर गांव, पंचायत दर पंचायत, अगर इस तरह चीज का कांग्रेसी कार्यकर्ता के जरिए ये मैसेज, ये संदेश फैलता चले जाए और इस देश के भीतर एक यात्रा उसी मुहिम के तहत अगर सबको एक साथ समेटते हुए चली जाए, जहां पर संदेश बहुत साफ हो कि आप किसको भी वोट दीजिएगा, जीते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को वोट दीजिएगा, लेकिन जीतेगी वही जो बीजेपी के साथ है, सहयोगी दल है या फिर बीजेपी। ये मैसेज हर उस मुद्दे से जाकर जुड़ेगा जो मुद्दा इस भारत देश के भीतर में लोग समझ ही नहीं पाते कि वो कहां पर खड़े हैं। मिडिल क्लास के सामने चुनौती होती है टैक्स को लेकर के, और टैक्स पेयर का पैसा रेबरियो की शक्ल में कैसे चुनाव के दौरान सब कुछ बांटा जाता है, ये हर कोई इस देश के भीतर दिख रहा है। इस देश के भीतर SC ST का जब सवाल होता है और उनके लोग नुमाइंदे के लिए सरकारी नौकरी तक लोग लुभावन वादे किए जाते हैं, जो अपने तौर पर पिछड़े तबके का सवाल होता है, जिसको लगातार उठाया जा रहा है, उन तमाम इलाकों के भीतर भी आखिर क्यों हार उस पॉलिटिकल पार्टी की होती है जो उस मुद्दे को उठा रहा है। तो कहीं पर कांग्रेस संगठन को भी कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए, या फिर ये कहे कि कांग्रेस संगठन को खड़ा करने के लिए क्या EVM के जरिए और इन तमाम मुद्दों के आसरे ही पहली बार भारत देश के भीतर बैलेट पेपर की खुली मांग देश की जनता के भीतर नहीं करनी चाहिए क्या? क्योंकि इस देश के मीडिया, पत्रकार इसको दरकिनार कर देता है, वो सत्ता के साथ खड़ा होता हुआ हमेशा नजर आता है। इसीलिए हर उस मुद्दे को, हर वह मुद्दा जो इस भारत देश के भीतर किसी भी शक्ल में उठाया जाए, उस मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को भी मजबूत करेगी। पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर लोगों को जोड़ने के आश्रय, रैलियों के आश्रय लोगों को खुद जोड़ेगी, और सियासी तौर पर हर मुद्दा किसी भी शक्ल में अगर चुनावी प्रक्रिया के साथ जाकर के अगर जुड़ जाएगा तो ये सवाल मौजूदा देश में, भारत के भीतर बड़ा हो जाएगा। लेकिन तमाम परिस्थितियों के इतर कुछ अलग तथ्य कुछ ऐसे हैं जिसको देश की जनता के सामने रखने का समय आ गया है क्या? दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज से 2 दिन पहले यूं ही कोई जिक्र नहीं किया था। वो समझ गया था दरअसल कोई भी मुद्दा उठाइए, वह मुद्दा वोट की शक्ल में कांग्रेस पार्टी के हक में नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था, सुनिए क्या कहा था। सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फुजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। इस बात को समझ तो सब रहे हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या फिर और भी कद्दावर बड़े नेता हो, या कांग्रेस के भीतर संगठनों को संभाले हुए कोई भी बड़े कद्दावर नेता हो। लेकिन सियासी तौर पर एक के बाद एक हार लगातार, और केवल 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर जो चुनाव परिणाम निकल करके सामने आया था, वो चुनाव परिणाम एक झटके में महज 5 महीने के भीतर उल्टे कैसे पड़ गए। और उसके साथ क्या सच में EVM का खेल खुलेआम चल रहा है? वोट गिरने की पूरी प्रक्रिया, इन तमाम सारे सवालों का जवाब क्या इस भारत देश के भीतर आंदोलन करना, या EVM के जरिए जहां पर भी चुनाव हो उसका पूरा का पूरा बाइकआउट कर देने की स्थिति होती है क्या? क्या सच में कौन साथ देगा, कौन सी सियासत शुरू होगी? उससे पहले जरा आप चंद डाटा को, चंद आंकड़ों को आप देखिए। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें ऐसी हैं
जहां पर जितने सारे वोट मौजूद थे और जितने सारे वोट डाले गए, जितने वोट पड़े ना, जिसका जानकारी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने दिया इन 19 सीटों पर, उससे ज्यादा वोट काउंट किए गए, गिने गए। जी हां, इन 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर में जो अलग अलग बूथ होते हैं उसके ऊपर 102 बूथ से ज्यादा जगहों पर, तमाम जगहों पर यह बात खुल करके सामने आई कि जो वहां की वोटों की संख्या, जो जितनी संख्या वहां पर एक ईवीएम मशीन के भीतर डाली जा रही थी, उससे ज्यादा वहां पर महायुति के तमाम राजनीतिक पार्टी, कहीं पर शिवसेना खड़ी थी तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े थे, कहीं पर एनसीपी अजित पवार की पार्टी से नेता खड़े थे, उनको ज्यादा वोट पड़ गए। ये अलग अलग बूथों की एक अलग स्थिति होती है। और दूसरी तरफ 76 ऐसे होते हैं जहां पर जितने सारे वोट पड़े उतने काउंट नहीं किए गए। यह एक नई परिस्थिति निकल करके महाराष्ट्र चुनाव से आ रही है। और इसके भीतर से एक और सच होता है कि करीब करीब 221 बूथ ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर अगर जीती हुई परिस्थिति में वो तमाम वोट अगर काउंट किए जाते तो फिर परिणाम इन जगहों पर उल्टा पड़ जाता। अब इस दौर में ध्यान दीजिए, दोनों चीजों को याद करते समय आपको ये बात ध्यान होगा कि इन्हीं 22 सीटों के ऊपर सवाल हरियाणा के भीतर भी था। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी देर पहले और आप आगे बढ़िए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला तो लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव परिणाम के तुरंत बाद गया था। लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक जो भी फेज हो रहे थे उसके भीतर जितनी बड़ी संख्या में वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है 2 सामाजिक संगठनों ने, जिन्होंने पूरा उसके ऊपर रिसर्च किया था और एडीआर ने अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा को खटखटाया था। ध्यान होगा आपको, और रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे स्तर पर अलग अलग राज्यों में इस बात का अध्ययन बाखूबी किया था। उस सारे डाटा को जो आप पढ़िएगा, देखिएगा और उसका एक औसत निकालिएगा तो पता चलेगा उसका स्थिति क्या था और उस परिस्थिति का सच क्या था। शायद इसीलिए आज ये चौंकाने वाला है, क्योंकि ये सवाल लोकसभा चुनाव 2024 के समय ही अगर कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल उठाती कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से अब चुनाव होंगे तो शायद एक अलग स्थिति बन सकती थी। ओडिशा के भीतर 21 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां पर 42 लाख वोट बढ़ जाते हैं। जो वोट पड़े थे उसके तुलना में बढ़ गए, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 लाख वोट बढ़ गए। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती 21 में से ओडिशा के भीतर। महाराष्ट्र में 48 सीटें थी लोकसभा के, वहां पे करीब करीब 82,63,000 वोट बढ़ गए। प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अगर काउंट कीजिएगा तो करीब 1,72,000 वोट बढ़ गए प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी। पश्चिम बंगाल के भीतर 42 सीटें होती है लोकसभा की, वहां पर 36,71,000 के आसपास वोट बढ़ जाते हैं, यानी जितने वोट पड़े थे उससे अधिक वोट हो जाते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब 87,000 यानी 87,000 के आसपास वोट बढ़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश के वहां पर 49 लाख वोट बढ़ जाते हैं। प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी काउंट कीजिएगा तो करीब करीब 2 लाख के आसपास वोट बढ़ जाते हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें होती है, वहां पर करीब 22,23,000 वोट बढ़ जाते हैं। प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर इसको काउंट कीजिएगा तो करीब करीब ये आपको 80-81,000 के आसपास होती है। 80,000 के आसपास इसका औसतन आता है। लेकिन मान लीजिए कि प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने वोट अगर बदल रहे हैं तमाम जगहों पर, छत्तीसगढ़ के भीतर भी 11 सीट होती है लोकसभा के, वहां पर 9,54,000 के आसपास वोट बढ़ जाते हैं। 8,600 कुछ वोटों प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ जाती है। राजस्थान के भीतर 25 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर 29,30,000 वोट बढ़ जाती है, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 1,17,000 के आसपास वोट बढ़ जाते हैं। बिहार के भीतर भी 11,60,000 वोट बढ़ते हैं, प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी करीब करीब 29,000 के आसपास वोट बढ़ते हैं। हरियाणा के भीतर भी यह सवाल था कि यहां पर भी 12,91,92,000 के आसपास वोट बढ़ जाते हैं, प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 1,30,000 के आसपास वोट बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश की तरफ सवाल था 21 लाख वोट कैसे बढ़े, प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 70-71,000 वोट बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के भीतर भी ये सवाल था 14,22,000 कैसे वोट बढ़े, 83,000 कुछ वोट जो प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ जाती है। असम के भीतर भी ये तमाम सारे सवाल थे कि 15 लाख वोट एक झटके में कैसे बढ़ गया, यानी प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 1,07,08,000 के आसपास वोट बढ़ जाते हैं। इन तमाम सारे सवालों में यानी लोकसभा के 79 सीट, यानी लोकसभा के 79 सीट, 15 राज्यों के 79 सीटों के ऊपर वोट परसेंटेज लगातार बढ़ गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के सामने हर फेज के अंदर जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन जो डाटा बता रहा था, जो जानकारी दे रहा था, बाद में जो उसको बढ़ा रहा था, उसका भी रास्ता टटोलने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन उसका रास्ता कोई दिखाई नहीं पड़ा। उस वोट परसेंटेज को जरा आप समझिए। और उससे पहले 2-3 बातें और आपको बताते हैं। अब यह बड़ा सवाल होने लगा है कि जिन तमाम मुद्दों के आसरे कांग्रेस पार्टी अब सियासी खेल खेलना चाह रही है कि अब इस भारत देश के भीतर में चुनावी प्रक्रिया के भीतर जहां पर भी ईवीएम का
ईवीएम के जरिए चुनाव कराया जाए, वहां पर वह हिस्सा ही न ले, तुरंत ही दिल्ली आने वाला है। कोई भी ये कह सकता है कि दिल्ली के भीतर क्या जरूरत है, दिल्ली के भीतर तो कांग्रेस है नहीं, तो फिर वो ये इस तरह के फैसले ले सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कैसे लेगी फैसला? जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी के सामने यह चुनौती होगी दिल्ली के भीतर। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव के भीतर अगर हार जाती है, तो फिर क्या उसके बाद से आम आदमी पार्टी शुरू होगी क्या? या फिर ये कहे कि बिहार के चुनाव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव होना है 2025 के आखिर में, उस समय में अगर बिहार के भीतर अगर तेजस्वी यादव इस बात को सोचे कि हम चुनाव मैदान में नहीं आएंगे, तो फिर ऐसे में हमारा अपना वोट परसेंटेज, हमारा संगठन सक्रिय कैसे होगा? और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर ईवीएम मशीन ही रहे, लेकिन सामने भारतीय जनता पार्टी ही रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड रहे बिहार के भीतर, लेकिन हम तो मैदान में आएंगे। तो फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने तौर पर कैसे तालमेल कांग्रेस पार्टी के साथ बैठा सकता है? और एक फैक्ट इस दौर का यह भी है कि कांग्रेस अपने स्तर पर किसी भी राज्य के भीतर उसका कोई नेता, चेहरा, उसका ऑर्गेनाइजेशन इस दौर में बहुत मजबूत नहीं है। ये कहीं ना कहीं तथ्य ही फैक्ट है। इस तथ्य को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भीतर कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है, बिहार में कोई बड़ा चेहरा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। सेम स्थिति मध्य प्रदेश के भीतर होता है, ये स्थिति गुजरात के भीतर होता है, ये स्थिति राजस्थान के भीतर होता है, ये झारखंड के भीतर होता है। वहां तो हेमंत सोरेन मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु के भीतर स्टालिन मौजूद है। यानी ये कहे कि एक बड़े स्तर पर देखिएगा तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या यह मुद्दा उसको अपने पॉलिटिकल पार्टी को जीवित करने के लिए, यानी अपनी ही पार्टी को जीवित करने के लिए तमाम सारे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं भारत के भीतर मौजूदा समय में, वो कांग्रेस के जरिए साथ तमाम सारे मुद्दे बाकी पॉलिटिकल पार्टी के एक साथ कर पाएगा क्या? इसीलिए तो लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के में भारतीय जनता पार्टी का किला ढहा करके गिर गया। लेकिन अपने बूते चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन 2 ही सीट जीत पाए। लेकिन अगर वहां पर वोटर राष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपने स्तर पर सोचने लगे कि बीएमसी के चुनाव में अपने बूते जाएं, उनके कार्यकर्ता नेता बोलने लगे इस बात को, अगर ये चुनाव में चेहरा उद्धव ठाकरे होते तो परिणाम इसका कुछ और होता। इस तरह की बातें महाराष्ट्र से भीतर निकलने लगा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अलग रास्ता पकड़ा ही, बंगाल में ममता बनर्जी का अपना राग शुरू से ही रहा है। वह न तो सिर देने को तैयार है और कहती है कि मैं जीत करके दिखाऊंगी, मैं जीतूंगी तभी तो राजनीतिक लड़ाई में लड़ सकती हूँ। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर में कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक, जो 2014 का चुनाव हो लोकसभा का, या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर कहे 2024 के लोकसभा चुनाव को भी अगर आप सामने जोड़ लीजिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा कद 2014 के चुनाव में हुआ था, सबसे बड़ा दुर्गति। लेकिन देश भर में कांग्रेस का वोट परसेंट करीब करीब 12 करोड़ के आसपास थी, 12 करोड़ वोट के आसपास थी। 12 करोड़ के 15 करोड़, 12 से 15 करोड़ के बीच में कांग्रेस का वोट बैंक सियासी तौर पर अलग अलग राज्यों में मौजूद होती है। लेकिन कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं आएगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमाम सारे वोट चले जाएंगे या उन तमाम छत्रकों को मजबूत कर देंगे? सवाल सबसे बड़ा मौजूदा वक्त में ये होती है कि क्या सच में सत्ता के पास इस तरह की हुनर आ गई है? वो जैसा सोचती है वैसा ही क्या खेल होगा? और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन उसी हिसाब से काम करता है सत्ता के लिए? ये सवाल तो मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा है। और इस सवाल के साये तले एक बार लगता है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो लोकसभा चुनाव के वोट परसेंटेज को लेकर के जो फेज वाइज जो चीजें बताई गई थी, उस बात को भी एक पल के लिए आप देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा ये लड़ाई कितनी बड़ी है और उस लड़ाई की जटिलता इस भारत देश के लोकतंत्र के साथ आकर के क्यों जुड़ती है। आखिर महाराष्ट्र के 95 विधानसभा सीट और हरियाणा के 22 लोकसभा विधानसभा सीट और पूरे लोकसभा चुनाव के भीतर पूरी लोकसभा की प्रक्रिया में फेज 1 में अगर आप देखेंगे तो 62.87 यानी 63% के आसपास वोट थे, उससे बढ़कर के 66.14% वोट हो जाता है। यानी करीब करीब 54-55 लाख वोट जो है बढ़ जाते हैं पहले फेज में लोकसभा चुनाव में। सेकंड फेज में 60.96% से बढ़कर के 61% से बढ़कर के 67% के आसपास चल जाता है। यानी 91 लाख वोट बढ़ जाते हैं सेकंड फेज के अंदर। तीसरे फेज में 61.4% था जो उससे बढ़कर के 65.68% पे चला जाता है, यानी 72 यानी 73 लाख वोट जो है तीसरे फेज में भी बढ़ जाता। चौथे फेज में तो कमाल ही हो गया। वो तो वही दौर था जिस समय जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि आरएसएस की अब जरूरत नहीं है और इसके भीतर 62.84% से बढ़कर के 69
69.16% वोट हो गए थे। यानी ये कहे कि चौथे चरण में 1,12,00,000 वोट एक झटके में बढ़ गए चौथे चरण में लोकसभा चुनाव 2024 में। पांचवें फेज में 60 मतलब वहां पर 62 यानी करीब 42-43 लाख वोट जो है पांचवें फेज में भी बढ़े थे, आपको ध्यान होगा। तो छठे पेज में 60 यानी 60% के आसपास वोट पड़े थे, उससे बढ़कर 64% के आसपास वोट हो गए, यानी करीब करीब 81 लाख वोट करीब बढ़ते हैं। और सातवें फेज में जो है रात के 11 बजे में कुछ और वोट का अंदाज ऐलान किया गया। उसके अगले दिन होते होते और ठीक काउंटिंग से थोड़े पहले की परिस्थिति में यह बताया गया कि 63.88% यानी 64% के आसपास यानी 44 लाख वहां पर भी वोट बढ़ जाते हैं। यानी ये कहे कि कुल मिलाकर के एक नजर में आप देखिएगा तो करीब करीब 4,65,00,000 वोट जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग चरणों में इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा शुरू की जानकारी और आखिरी जानकारी यानी काउंटिंग समय की जानकारी उसके बीच में बढ़ते चले गए, जो कि महाराष्ट्र के भीतर जो पूरा खेल हुआ है। तो फिर इस राजनीति, इस सियासत के मतलब मायने इस देश के भीतर क्या रहेंगे? कोई भी मौजूदा समय में सवाल कर सकता है कि देखिए वायनाड में तो प्रियंका गांधी जीत गई, नांदर में जीत गई कांग्रेस की उम्मीदवार, तो क्या वहां पर ईवीएम का खेल नहीं था क्या? आखिर ईवीएम का खेल या फिर यह कहे कि ईवीएम या फिर चुनाव की पूरी प्रक्रिया अगर भारत की राजनीति को सत्ता अनुकूल अगर साधने के लिए कहीं ना कहीं अगर है, तो फिर सत्ता के हर अनुकूल परिस्थिति अपने अनुकूल बनाने के लिए इस देश के भीतर चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्शन कमीशन का अगर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर विपक्ष के नेता के सवाल मतलब उनके द्वारा उठाए गए तमाम सारे सवालों का जो ये होता है बीजेपी के पक्ष में तमाम सारी चीजें कैसे हो जाती है, और भी महाराष्ट्र जैसे जगहों पे, तो ये सवाल तो बड़ा होना लाजमी है। इसीलिए जो पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया जो अब निकल करके आ रही है, आज लगता है कि एक छोटी सी तस्वीर आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। जो प्रियंका गांधी शपथ ले रही थी, उनके भी एक हाथ में संविधान होता है, देखिए एक पल के लिए, और वो संदेश बहुत साफ था अपने स्तर पर कि गांधी परिवार के भीतर पहली बार पूरा परिवार, सोनिया गांधी राज्यसभा के भीतर है, राहुल गांधी लोकसभा के भीतर है, और प्रियंका गांधी वह भी लोकसभा में आ गई है। आखिर कांग्रेस पार्टी के भीतर यह मशक्कत शुरू हो चली है कि अब सियासी तौर पर, राजनीतिक स्तर पर किस पूरे आंदोलन को लीड कौन करेगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? इसमें तमाम सारे सवाल उलझे हुए भी हैं, लेकिन पहले इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं। निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। आखिर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने निकाला पूरे देश भर के भीतर, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला, उसका असर कम से कम सियासी तौर पर तो ये जरूर देश के भीतर हुआ। ये एक बड़ी साख यानी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस पार्टी की बनी, कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दलों के भी बने, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने राज्य के भीतर जो भी चुनावी रैली करता, वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देती थी, चाहे वह उमर अब्दुल्ला कश्मीर के भीतर हो, या फिर हेमंत सोरेन की मौजूदगी झारखंड के भीतर हो, या फिर आप कहें कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति हो, या फिर उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव की राजनीति हो, या किसी भी राज्य की राजनीति हो। इस पूरे प्रक्रिया के भीतर में पहली बार सवाल यह भी उठने लगा कि अब कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या अगुवाई करने के लिए या किसी भी आंदोलन को अगुवाई करने के लिए क्या प्रियंका गांधी सामने आ सकती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? सियासी तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को संभाला, लेकिन जिस समय 2022 के चुनाव में अपनी भूमिका उत्तर प्रदेश के भीतर बड़ी किया, केवल 2.33% वोट ही उनको पड़े थे, और वो 2 एमएलए वहां से जीत करके आए थे। लेकिन यहां पर एक बात और समझना पड़ेगा, इस समय में देश की जनता बिल्कुल आमने सामने की परिस्थिति देखती है, वह बटना इस दौर में नहीं चाहती है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की जगह नहीं थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से हटकर के किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ वो देखने की स्थिति में नहीं थी। यहां तक कि मायावती का भी वोट परसेंटेज घट करके
18-20% से घटते घटते 11-12% पे आकर के अटक गया है। यानी ये कहे कि देश की जनता इस दौर में इस बात को मान करके चल रही है कि जिनको सत्ता में लाना है या फिर जिनको सत्ता से हटाना है उसी दिशा में पूरी की पूरी वोटिंग होती है। लेकिन पहली बार देश के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर, हरियाणा के भीतर का जो नजारा था वो बिल्कुल हट करके था। लोकसभा 2024 के चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी डिगती हुई जरूर दिखाई दी और 400 का नारा हवाई एक झटके में हो गई, वो घट करके आ गई 240 पे। उसे समझौता करना पड़ा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ लेना पड़ा। ये तमाम सारे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी को अब अपने बूते देश के भीतर खड़ा होना होगा या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के दूसरे राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सक्रिय तौर पर ईवीएम के खिलाफ उस आंदोलन के भीतर शामिल होंगे जिसकी वह शुरुआत करेगी। और तीसरा सवाल यहीं पर एक और होता है कि क्या इस दौर में सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा निर्णय ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा, या फिर इस आंदोलन को सियासी तौर पर, राजनीतिक शक्ल में, पॉलिटिकल तौर पर राजनीतिक फायदा लाभ की स्थिति में लाने की स्थिति में नहीं आएगा, या फिर लोकतंत्र का इसी तरह का मिजाज रहेगा, इसी तरह का रवैया अपनाएगा लोग। आखिर इस सब के बीच वन नेशन वन इलेक्शन, यह भी संसद के भीतर इस बात का भी नारा दिया जाए। ये तमाम सारे ऐसे सवाल है जो मौजूदा समय की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के उस प्लानिंग के ऊपर अटकी हुई है, जहां पर उसको पहली बार ये बात समझ आने लगी है कि कांग्रेस पार्टी को ही कम से कम इस ईवीएम के मुद्दे और बैलेट पेपर के मुद्दे के आश्रय एकजुट करके सांगठनिक ढांचे को मजबूत कर दिया जाए, जो इस समय में तमाम राज्यों के भीतर जो संगठन कांग्रेस के गायब हो गई है, कहीं उनकी मौजूदगी नहीं है। तो फिर ऐसे में चुनाव हारने से अच्छा है कि चुनाव के लिए खुद को तैयार करना। इस भारत देश के भीतर तमाम सारे मुद्दे जो उठते रहे हैं अलग अलग समय पे, उसका असर बूथ तक, पोलिंग स्टेशन तक, और जो वोट पड़ने के बाद जो नतीजे आते हैं, चुनाव के परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, वहां तक ये मैसेज पहुंच जाए, यही कन्विंस करने की परिस्थिति कांग्रेस के भीतर से पहली बार इस तरह के मैसेज देखने को मिल रही है। तो सवाल यहां पर 2-3 हैं। जी हां, देश में आंदोलन की अगुवाई करे तो फिर कौन करे? कांग्रेस पार्टी के भीतर से कौन इसकी अगुवाई करेगा? और उसके समानांतर इस देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग पंचायत में, अलग अलग गांव के भीतर कैसी सक्रियता होनी चाहिए? वह चाहे सुबह का वक्त हो या सुबह की समय हो या फिर शाम की रैली हो, या लोगों से इस दौर में लगातार सिग्नेचर करवाया जाए, उस हस्ताक्षर के शक्ल में इस भारत देश के करोड़ों लोगों की बात जो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाई जाए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया जाए। या फिर ये कहे क्योंकि चुनाव वह प्रक्रिया है जो इस देश को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाती है, चुनाव ही वो प्रक्रिया है। बाकी प्रक्रिया इस समय में, चाहे वह आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या चौथे पिलर मीडिया हो, इसकी भूमिका कैसे, किस रूप में राजनीतिक कटघरे में खड़ी की जा चुकी है, ये कहने की आपको जरूरत है नहीं, आप सब समझ रहे हैं। तो सवाल लोकतंत्र को बचाने का है, इस देश के भीतर लोकतंत्र के आश्रय चुनावी प्रक्रिया को ठीक ठाक करने का है, और उसके आश्रय देश के डेमोक्रेसी के चारों स्तंभों को कम से कम हिलाने डोलाने का है कि वो जाग जाए। ये तमाम सारे सवाल हैं। आप वक्त का इंतजार कीजिए, ऐलान कब किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।